रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री का जी चैप्टर नंबर हमारे पास है 4 9th क्लास, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, जो कि हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पहले जाके उन 2 चैप्टर्स को देख ले अच्छे से, उसके बाद इस पर हम मूव करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें भी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर वो आपने समझ ली तो आपको सारा चैप्टर समझ आ जाएगा। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम जो है वो रिएक्ट क्यों करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उस पर अपनी ग्रिप हासिल कर लें। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको आता भी होता है, लेकिन राइटिंग के दौरान उनकी मिस्टेक्स निकल आती हैं। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है आपकी पूरी जो ओवरऑल सिलेबस है उसके अंदर, तो उसमें अपनी ग्रिप को मजबूत कर लें। उसके बाद जी सेकंड है हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स का मतलब होता है किसी चीज़ का, 2 चीज़ों का आपस में जुड़ जाना। जैसे हमने एलिमेंट्स देखे, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में मिल के कोई ना कोई बॉन्ड बना देते हैं। और वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक वाटर है H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह एक दूसरा मॉलिक्यूल है H2O, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर का मतलब दरमियान और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, जो बॉन्डिंग हमारे पास बनी है, जो एटम्स जो हैं वो मिलके उन्होंने बॉन्ड बना लिया है, वो आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है। उसकी नेचर क्या होगी बॉन्डिंग की जब वो मिले हैं, और फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयोनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जनाब 5 टॉपिक्स जो हैं इनको हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। मेजर टॉपिक्स यही हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह उस पर बात करेंगे, क्योंकि पहले हम इस पर बात कर लें कि ये क्या चीज़ है, तो सारे चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर बेस करता होता है, इंट्रोडक्शन पर। द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर से बनी हैं। मैटर जो होता है, मैटर से क्या मुराद है, एनीथिंग डैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो चीज़ मास रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर ही है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स एटम्स। अब ये जो मैटर है ये छोटे छोटे एटम्स से मिल के बना है, ठीक है। डेमोक्रिटस ने जो हमें बताया था, ये छोटे छोटे एटम्स हैं, इन्होंने मिल के एक मैटर बना दिया। एटम्स से मिल के बने हैं तमाम जो मैटर हैं। दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब ये जो एटम्स हैं ये आपस में मिल के मॉलिक्यूल बना देते हैं। एटम्स जो हैं वो आपस में मिल के मॉलिक्यूल बना देते हैं, विच अपीयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस। फिर वो डिफरेंट स्टेट्स बन जाती हैं मैटर की डिफरेंट स्टेट्स बना देते हैं। द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स। लेकिन ये यहाँ से लेके द फोर्सेस से लेके द फोर्सेस, वो फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो ज़िम्मेदार होती हैं फॉर बाइंडिंग द एटम्स, एटम्स को मिलाने के लिए जो ज़िम्मेदार होती हैं फोर्सेस टुगेदर साथ में इन ए मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को साथ में मिला के रखने वाली जो फोर्सेस होती हैं उनको हम या तो हम केमिकल फोर्सेस कहते हैं या केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। ये केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल फोर्सेस की डेफिनेशन होगी। तो इस इंट्रोडक्शन में आपने ये चीज़ करनी है, हमने जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर वो हमने निकाल लेनी है, उनको हमने याद करना है। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो ऐसी फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर कंबाइन करके रखती हैं, उनको हम केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं, ठीक है। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब चलें, ये तो हमें पता चल गया कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो ऐसी फोर्स होती है जो
एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर कंबाइन करके रखती है। लेकिन एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए। अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एटम्स जो हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं, वाई डू एटम्स रिएक्ट, बड़ा अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, हर कोई चीज़ जो है वो दुनिया में स्टेबल होना चाहती है। आप भी अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाएं। हर कोई चीज़ यही चाहती है, हर कोई यही चाहता है। तो इसी तरह एटम्स भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं। इट इज़ यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल से मुराद कि ये पूरी यूनिवर्स का रूल है, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात का ये रूल है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases। तो एटम्स जो है वो चाहते हैं कि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। अब जो तीसरा चैप्टर है, या जो हमने एक पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो बनाई थी, उसमें एंड पर एक नोबल गैस वाला है था, हैनी एरकर सेरन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, हीलियम। अब इनका जो वैलेंस शेल है ना, वो होता है कंप्लीट, जो नोबल गैसेस होती हैं। इनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैस जैसा हो, वो भी शरीफ हो, ठीक है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, तो हर इंसान, हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं भी उनकी तरह ज़िंदगी गुजारूं, ठीक है। उनके लिए हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल नमूना है, तो हम चाहते हैं कि उनकी तरह मुकम्मल ज़िंदगी गुजारें। तो एटम्स का जो आइडियल हैं, जो एलिमेंट्स के आइडियल्स हैं, वो हैं नोबल गैसेस। वो चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस की तरह हो जाए। नोबल गैस जो है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल आप समझते हैं कि एटम है, उसका जो सबसे लास्ट शेल होगा वो वैलेंस शेल होगा एटम का। तो हर एटम जो है वो चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, या फिर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों या 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। हर एटम ये चाहता है। तो जो नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। तो वो चाहते हैं कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। अटेनिंग कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यानी कि NS2 और NP6। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने दूसरे चैप्टर के अंदर की है, उसमें मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर हमने बात की हुई है। और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी, जिसमें हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था। हैविंग 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो अपने वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना या 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना, इसी को हम स्टेबिलिटी का नाम देते हैं, इसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के अंदर रखना, इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। और अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने को हम नाम देते हैं ऑक्टेट रूल। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने को हम ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि एटम्स जो हैं वो स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और केमिकल बॉन्ड वो कैसे बनाते हैं, या तो डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं या फिर ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। The noble gases do not have 2 or 8 electrons in their valence shell। तो जो नोबल गैसेस हैं वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के अंदर रखती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है, ऑल नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड। तो जो नोबल गैसेस हैं, इसका मतलब है कि उनका जो वैलेंस शेल है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होता है। नोबल गैस का जो वैलेंस शेल है, जो आखिरी शेल होता है, वो कंप्लीट होता है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? नोबल गैसेस जैसे हमारे पास ये हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये नोबल गैसेस हैं। तो इनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर एटम चाहता है कि वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले। देयर एटम्स डू नॉट हैव एनी वेकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो वो नहीं चाहता, अब कोई भी एटम नहीं चाहेगा कि अब वो कम या ज़्यादा करे, वो स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो नोबल गैसेस जो हैं वो असल में हकीकत में स्टेबल हो चुकी हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते कि उनके वैलेंस शेल को अब उसके साथ छेड़खानी की जाए या वो लूज़ करें या हासिल करें। तो इसलिए नोबल गैसेस जो हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। नॉन रिएक्टिव से मुराद कि ये रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट कौन चीज़ें करती हैं? जो स्टेबल होना चाहती हैं, जिनका वैलेंस शेल मुकम्मल नहीं है। तो नोबल गैसेस का तो ऑलरेडी जो वैलेंस शेल है वो मुकम्मल है, तो लिहाजा नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका वैलेंस शेल मुकम्मल होता है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। The importance of noble gas electronic configuration lies in the fact is that the other atoms try their best to have noble gas electronic configuration। तो नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हर एटम चाहता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर हो। अब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? उसका या तो डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है या ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, या तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 होते हैं। तो हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में भी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, इसलिए वो ज़्यादा या कम करता रहता है। फॉर दिस पर्पस एटम्स कंबाइन विद वन अनदर। तो इसलिए एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करें नोबल गैसेस की और स्टेबल हो जाएं। तो जो चीज़ स्टेबल हो जाएगी वो फिर रिएक्ट नहीं करेगी। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रख सकते हैं? एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इन 3 वेज। तो 3 तरीक़ों से एटम्स जो हैं वो स्टेबल हो सकते हैं, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकते हैं 3 तरीक़ों से। पहला तरीका, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब देंगे कैसे? अगर उनके पास दे हैव लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। वो कहेंगे हमारे पास तो 3 है, हम 8 करते करते 5 हमें कौन देगा, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो हमें कोई दे ही नहीं सकता, लिहाजा हमारे पास 3 है, ये तीनों ही दे दो जी। ठीक है, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे दो, ख़त्म करो, आखिरी शेल अपना ख़त्म करो और जो उससे पीछे वाला शेल है उसको शेल बना लो। अच्छा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके भी बना सकते हैं। अगर उनके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 5 हैं तो फिर वो कहेगा कि 8 होने के लिए सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर 3 है तो 3 दे देगा, 3 या 3 से कम है। अच्छा जी, आगे अगली बात के बाय शेयरिंग, या फिर वो शेयर कर लेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, यानी कि एक के पास 4 हैं, दूसरे के पास भी 4 हैं, तो वो कहेंगे आए भी हम शेयर करें, तो 4 मैं देता हूँ, 4 आप दें, टोटल हो गए 8, 8 आप भी इस्तेमाल करते रहें, 8 मैं भी शेयर करता रहता हूँ। इट मीन्स एवरी एटम हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 8 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये एटम्स की एक टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखें। एटम्स हैविंग लेस दैन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल आर अनस्टेबल। अगर एटम के अंदर 2 से कम या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अनस्टेबल होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स। तो अब हम कैसे, ये तो हमें पता चल गया कि एटम क्यों रिएक्ट करते हैं जी, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं नोबल गैसेस की, वो अपना डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना चाहते हैं इसलिए रिएक्ट करते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं इसलिए रिएक्ट करते हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, इसका तो जवाब हो गया, कैसे रिएक्ट करते हैं इसका जवाब हमें चाहिए। द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने जो एक पोजीशन बनाई थी एलिमेंट्स की, उसमें ग्रुप 18 ग्रुप थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये हमारा
तीसरा चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, उसमें हमने पहले एक लेक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर बयान किया हुआ है कि कितने ग्रुप्स हैं। जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही उसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहला जो ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे 3A पर जाएँ तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे इस तरह चलता जाता है। तो नोबल गैस का जो है वो 18 ग्रुप है और उसको 8B कहते हैं। ठीक है, सब ग्रुप्स भी हैं ना, उनमें भी डिवाइड किया गया A और B ग्रुप्स। एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में हम स्टडी कर चुके हैं। द ग्रुप नंबर इज़ असाइंड टू द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस शेल की बुनियाद पर दिया जाता है। यानी कि जो पहला ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो दूसरा ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 1 हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ग्रुप 17 हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। मूड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो अब जो मूड है, कोई एटम किस तरह रिएक्ट करेगा, ये उसके वैलेंस शेल पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं जी केमिकल बॉन्ड पर कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ए केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान में, डैट होल्ड्स, जो पकड़ के रखती है, देम टुगेदर इन सब्सटेंस, जो उनको एक सब्सटेंस की फॉर्म में पकड़ के रखती है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को एक अपने साथ एक सब्सटेंस की फॉर्म में पकड़ के रखती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप ये भी कह सकते हैं कि सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर, ये भी इसकी डेफिनेशन है दूसरे अल्फाज में और ये पहले अल्फाज में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स डेट होल्ड टुगेदर इन सब्सटेंस। तो ये दोनों ही डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि दोनों होनी चाहिए। एक वक्त में एक भूल भी जाती है तो दूसरी याद आ जाए, तो बैकअप अपने पास रखना चाहिए। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन इन आउटर मोस्ट शेल। अब हर किसी के आउटर मोस्ट शेल में ही होते हैं ना, जो वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको आउट का मतलब बाहर वाला, आउटर बाहर वाला, और आउटर मोस्ट ज़्यादा बाहर वाला, सबसे आखिर वाला शेल, तो इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर ही 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं या 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो इधर दोनों तरह से, बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं या फिर गेन करके या लूज़ करके, इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रखना, उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट का मतलब ही 8 होता है। ठीक है, ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब 2, ऑक्टेट का मतलब 8, ट्राई का मतलब 3, इस तरह से। दिस ऑक्टेट रूल ओनली सिम्बोलाइज डैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो 8 का इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुड बी अटेन्ड बाय atoms when they combine or react. For example, hydrogen or helium which have only 1 electron in its s subshell. तो इसके s सबशेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन और हीलियम के। तो ये क्या करेंगे कि अब 1 है तो इनके लिए डुप्लेट रूल कंप्लीट करना आसान है। इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। इफ़ द बॉन्ड फार्मेशन इज़ बिटवीन द आइंस, अगर आइंस के दरमियान बॉन्ड फार्मेशन, आइंस क्या होता है, हमारे पास एक एटम है, सोडियम है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसके चलें इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अब देखें, इसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये बन गया हमारे पास एक केटाइन। ठीक है, क्लोरीन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके अंदर ऐड करें उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये भी एक आयन बन गया, अनाइन बन गया। आयन की आगे 2 किस्में होती हैं, एनाइन और केटाइन। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और आयन कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइन के अंदर देखें एन आ जाता है ना, एन से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा,
दो एन आ गए एनाइन के अंदर, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है एनाइन के ऊपर। तो ये एनाइन है और ये केटाइन है। तो असल में ये दोनों आइन ही है, आइन है। अब आइंस के अंदर कैसे बॉन्ड बनता है? फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इन आइंस बिटवीन आइंस, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड वजूद में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड वजूद में आता है। बट इफ़ बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन सिमिलर एटम्स or between the atoms that have comparable electronegativities, then chemical bond formation by sharing of electron। तो फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी अगर एटम्स जो हैं वो सिमिलर एटम्स हैं या फिर उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो कंपेरेबल हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी हमने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल वाले के अंदर। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कंपेरेबल हैं तो देन बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। ठीक है, दो एक दूसरे के पास आएंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कहेंगे आए भी हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब शेयर करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन बन गए। अब दो इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर रहा होगा, ये भी शेयर कर रहा होगा, तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ कंपेरेबल हैं या फिर ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, तो फिर ही इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोज, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव। तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी आ जाती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ जाती हैं, यानी कि उनको दूर भगाने वाली फोर्सेस भी आ जाती हैं, एक्ट करना शुरू कर देती हैं, और उनको करीब लाने वाली फोर्सेस भी एक्ट करना शुरू कर देती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। अगर उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो गालब आ जाए, डोमिनेट कर जाए, डोमिनेट का मतलब गालब आ जाना, तो फिर ही उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। द एनर्जी ऑफ द डैट सिस्टम इज़ लोड एंड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म। तो उस सिस्टम की एनर्जी लो हो जाएगी। अब देखें, ये हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम, इसके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन और एक है इसके अंदर न्यूक्लियस। इसी तरह हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक है हमारे पास न्यूक्लियस। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब ये करीब आएंगे तो न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। जब इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी आ गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ गई, तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस गालब आएंगी ना, तो फिर ही बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन तब ही होगी। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास के टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बार बार हम पढ़ चुके हैं कि जो आखिरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसके इलेक्ट्रॉन, उनको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। दे यूजली रिसाइड द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम डिपेंडिंग। अच्छा, ये चार तरह की बॉन्डिंग होती है हमारे पास। एक होती है आयोनिक बॉन्ड, फिर होती है जी कोवलेंट बॉन्ड, फिर डेटिव कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर आइंस के दरमियान बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, ठीक है, और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक जो एटम होता है वो अपना जो बॉन्ड पेयर होता है वो कम्प्लीटली दूसरे को दे देता है, लोन पेयर दे देता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र। उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड है जो मेटल्स के दरमियान वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। तो अब ये आ गया जी आयोनिक बॉन्ड, बड़े गौर के साथ समझना है, अगली क्लासेस में भी यही चीज़ है, यहाँ पर समझ आ गया तो अगली क्लासेस में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बहुत
तंग करता है बच्चों को, क्योंकि मुश्किल होता है या समझ नहीं आ पाती। तो अभी गौर के साथ समझ लिया तो ये इम्पोर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आयोनिक बॉन्ड, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। अब जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप 1 था और एक था ग्रुप 2, ठीक है। बीइंग मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये मेटल्स होने के नाते बड़ी आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस, और ये आसानी के साथ अपना एक पॉजिटिव चार्ज आइन बना लेते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास, वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्जड आइन बन जाते हैं। ये मेटल्स के अंदर कॉमन सिफ्ट है। ये हरारत और रोशनी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। इनको इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइन बनाते हैं। तो मेटल्स के अंदर ये बड़ी अच्छी सिफ्त होती है। वेयर एस, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, जो कि ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 17 तक हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की है, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटल्स हैं। तो ग्रुप 15 से 17 तक जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और उनके वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये जो दो मेटल्स हैं, पहला और दूसरा ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, चार्जिड आयन बना लेते हैं, और ग्रुप 15 से 17 तक जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव चार्जिड आयन बना लेते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड तो आइंस के दरमियान बनता है। तो लिहाजा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो है पीरियोडिक टेबल का, वो आएंगे एक्शन में, और यहाँ से नॉन मेटल्स 15 से 17 तक ये एक्शन में आएंगे और आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा जी, ये जो हैं 15 से 17 तक ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होती है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जब हासिल करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इफ़ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स, अब ये जो हैं पहले और दूसरे वाले, और 15 और 17 वाले, 15 से 17 वाले, 15, 16, 17, ये वाले जब टू डिफरेंट ग्रुप्स मेटल्स आर अलाउड टू रिएक्ट, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं या इनको इजाज़त दी जाती है रिएक्ट करने की या रिएक्ट करवाया जाता है, तो केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो एक एटम का दूसरे एटम को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देना आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। आयोनिक बॉन्ड तब बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम जो है, ये जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एटम पहले ग्रुप का निकला जो हाइड्रोजन, ये है हमारे पास सोडियम है, और ग्रुप 17 से हमारे पास क्लोरीन आया। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्लोरीन को दे दिए, तो हमारे पास NaCl बन गया, जो कि टेबल साल्ट है, नमक है। तो नमक एक आयोनिक कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी आयोनिक कंपाउंड की मिसाल पूछी जाए तो आपने सोडियम की मिसाल लाजमी देनी है। ये देखें, ये सोडियम सॉलिड था और क्लोरीन एक गैस है, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी कि जब ये बनते हैं, पीछे से भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं जो ग्लॉसरी है उसमें से भी, और हमारे पास जो की पॉइंट्स दिए होते हैं चैप्टर के एंड पर उसमें से भी डेफिनेशन होती है, और यहाँ से भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ग्रुप 1 और 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, ये मेटल्स होते हैं, और 15 से 17 तक ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। जब ये पास आते हैं तो ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और एक बॉन्ड बनता है जिसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें मिसाल दी हुई है जी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज़ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाली कि 2 सोडियम के एटम्स और 2 क्लोरीन के एटम्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 NaCl बन जाता है। क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से।
सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, ठीक है। तो 11 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह से करेंगे? अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। हमने लिखना है वो वहीं अपना फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। हम क्या करते थे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीज़न लिख देते थे। फिर एस पर नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाती थी, 2 3 और 3। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो एस के अंदर हमेशा 2 2, पी के अंदर 6 और एस के अंदर 2। लेकिन ये देखें 10 हो गए, तो हमने करने हैं टोटल 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 11 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो आपने देखा कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और किस तरह हमने इसको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम की कर दी। तो इसके वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो ये देखें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो चुकी है। वैलेंस शेल ये जो होता है ये होता है वैलेंस शेल। ये जो आखिरी शेल होता है ये वैलेंस शेल होता है। ये सोडियम का वैलेंस शेल है। इसी तरह यह है क्लोरीन का वैलेंस शेल। क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पीरियोडिक टेबल वाली जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। उसमें ये चीज़ें समझाई हुई हैं कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और 7 जो ग्रुप है 17 ग्रुप उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमने की हुई है। अब होना क्या है कि हमारे पास सोडियम का जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और क्लोरीन है तो उसको हमने ये क्रॉस के साथ, ये देखें ये 7 क्रॉस बने हुए हैं, 7 क्रॉसेज हैं, 2 इधर 2 ऊपर 2 नीचे और ये एक साइड में 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन के अंदर हैं जी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं जी? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के अंदर, और सोडियम के अंदर है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या होगा जी कि क्लोरीन चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो मेरे पास, और सोडियम चाहता है कि मेरे पास जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, डुप्लेट रूल कंप्लीट हो या ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो। तो होता क्या है कि जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। वो कहता है कि मेरे पास 1 है तो ये आप पकड़ें। ये देखें ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया यहाँ पे, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा क्लोरीन के पास, इधर से होता हुआ क्लोरीन के पास आया। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास है 7, इसको चाहिए 1, तो क्लोरीन के पास जब 1 आ गया तो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली, ठीक है, आर्गोन की, और सोडियम ने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली, ठीक है। नियॉन वो पीरियोडिक टेबल में एंड पर एक नोबल गैसेस बनी हुई हैं, वहाँ पर नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन है। तो सोडियम जो है वो नियॉन के बिल्कुल सेत में आता है, बिल्कुल सामने आता है। पहले ग्रुप में और आखिरी ग्रुप में नियॉन और सोडियम जो है वो बिल्कुल सामने आते हैं। तो सामने वाली गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करनी होती है, पीरियोडिक टेबल पर हम देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लोरीन है तो इसने आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। सोडियम के पास ये देखें यही बात लिखी हुई है कि सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है वो लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन जो है बीइंग इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्लोरीन जो है वो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ये टेंडेंसी करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं गेन इलेक्ट्रॉन। देयर फार दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये लूजिंग और गेनिंग करने से जो है वो लूज़ या गेन करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाते हैं। अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो अपने करीब तरीन जो नोबल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं, यहाँ पर की हुई है। By losing 1 electron from outermost shell, sodium becomes Na plus and it is left with 8 electrons. तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सोडियम के पास। ये देखें कि ऊपर देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 और 2p6 ऐसे से शुरू हो रहा होता है वैलेंस शेल जो होता है।
उसके बाद जी सेकंड शेल जो है विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल, उसका जो सेकंड शेल था वो वैलेंस शेल बन जाएगा। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम नाउ आल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोथ दीज एटम्स आर नाउ चेंज इनटू ऑपोजिटली चार्जड आयंस, तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कंप्लीट है और ये ऑपोजिटली चार्जड हैं। दे स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय कंबाइनिंग, तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। देखें ये जो पॉजिटिव है ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने भी अपने जो थे ये सारे दे दिए थे, ले लिया था एक, इसने एक अपना दे दिया था और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली थी। अब ये कंबाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने ही बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, वाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है इसमें। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन आउट, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। देखें ये यहाँ से शुरू हुआ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में हमने ये देखा कि जो ग्रुप 1 2 है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं और 15 to 17 ये लेने की सलाहियत रखते हैं। और इसमें हमने फिर क्लोरीन को देखा और सोडियम को देखा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी है पेपर के अंदर, ऊपर वाला लिखना है, उनके एटॉमिक नंबर लिखने हैं। क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का 11 होता है, ठीक है। इस तरह से चलते जाएं तो इन्होंने किस तरह से इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर देना, ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है। इक्वेशंस और रिएक्शंस ये केमिस्ट्री में बड़े नंबर देते हैं एग्जांपल्स। तो ये इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप है हमारे पास एलिमेंट्स का 13 से 17 तक, ग्रुप नंबर 13 to 17, व्हेन अलाउ टू रिएक्ट विद ईच अदर, जब ये इनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है या अलाउ किया जाता है, दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, तो ये एक दूसरे के साथ बाहम शेयरिंग के साथ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 से 13 और 2 17 तक के जो इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो 13 से 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनको जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, तो ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 13 से 17 तक के दरमियान बन रहा है। जो आयोनिक बॉन्ड था वो पहले दूसरा ग्रुप और हमारे पास 15 to 17 ग्रुप था। 15 से 17 तक का जो ग्रुप था, ये देखें 15 से 17, ये 15 17 और 1 2 ये बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 13 से 17 तक है, वो 15 से 17 तक था, ये 13 से 17 तक है, यानी कि ये ज़्यादा यहाँ पर। तो म्यूचुअल शेयरिंग जब होती है, पीछे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक जो एलिमेंट था वो अपने इलेक्ट्रॉन सारे दे रहा था और एक सारे ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, तो जो एनर्जी चेंज होती है वो भी एक कंसिडरेबल वैल्यू होती है, समझने वाली वैल्यू होती है। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर, जब एक दूसरे के पास आते हैं एटम्स तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, तो एक के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान जो होती है हमारे पास, इसको यहाँ कर लेते हैं जी। अब एक का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक का है जी न्यूक्लियस है।
इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है। जब दो एटम्स आपस में करीब आए हैं, तो एटम्स का आपको पता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें, तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, एक के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान। सिमिलटेनियसली बैक वक्त, उसी वक्त रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स एज वेल एज बिटवीन न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इसी तरह न्यूक्लियस जो है ना उन दोनों के, उनके दरमियान भी फोर्सेस आ रही हैं। वैन दी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से, बिटवीन दोज टू एटम्स ए केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म। तो फिर एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस गालब आ जाती हैं, दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, जितनी भी ये गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये एग्जांपल्स हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के। ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम देख लेते हैं जी। एज डिस्क्राइब्ड अबव, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स डेट पेयर अप टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो जो एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो बन गया दो। उनको हम ना इस तरह डॉट्स के साथ ज़ाहिर करते हैं। दो डॉट्स लगा दो, तो ये सेहत में बिल्कुल सामने लगाने, तो ये दो इलेक्ट्रॉन, दो डॉट्स लगाए हुए हैं, तो ये हमारे पास बन गया एक बॉन्ड पेयर। ठीक है। जब पेयर अप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड पेयर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप होते हैं टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, तो उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कोवलेंट बॉन्ड इज़ क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तो बॉन्ड पेयर्स की बुनियाद पर इनको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में तकसीम किया जाता है। When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed, is called single covalent bond। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जी? दो एटम्स आए पास में, उन्होंने कहा जी हम ना बॉन्ड बनाते हैं, आए भी बॉन्ड बनाए, तो एक इलेक्ट्रॉन आप दे दो, एक मैं दे देता हूँ। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पास आए, तो इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन आप दो, एक मैं देता हूँ, हमारा हो जाएगा डुप्लेट रूल। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा और हम बॉन्ड बना लेंगे, या जो भी सिस्टम हमने लगाना है। तो हमने टोटल 8 करने हैं ना, या 2 करने हैं। तो आओ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड को शेयर कर लिया। जब इन्होंने शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दे के, एक एक रुपया दे के इन्होंने चने खा लिए। ठीक है, कोई चीज़ खा ली 2 रुपए की, तो ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। वाइल ड्राइंग structure of each molecule, the single bond pair is indicated by line between those two atoms। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से एक लाइन लगा दी जाती है दोनों एटम्स के दरमियान। ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन H2, Cl2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेन। तो आप देख सकते हैं कि ये देखें कि ये जब एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक को डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया और एक को क्रॉस के साथ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो सके। तो इस तरह ये इन्होंने H बना दिया। ठीक है, तो H को हम H2 भी लिख सकते हैं। H को हम H2 भी लिख। अब इसका मतलब है कि इन दोनों ने, एक H ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था और एक दूसरे H ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था। एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किया हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। इसी तरह ये क्लोरीन है, इन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो अब देखें कि सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, सब के पास। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 और क्लोरीन के पास 8।
तो किसी का डुप्लेट रूल कंप्लीट हो रहा है, किसी का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये क्लोरीन है, मीथेन है। सी जो है कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ठीक है। दो इधर, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, कार्बन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और हाइड्रोजन के देखें वो 2 हो रहे हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स, सबको फ़ायदा हो रहा है। जिनकी शेयरिंग हो रही है आपस में, उनका डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। डॉट क्रॉस लिखने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। अब जी हमारे पास दूसरे नंबर पर है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, जब हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दान देता है, कंट्रीब्यूट करता है, शेयर करता है। 2 बॉन्ड पेयर आर शेयर्ड एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो 2 बॉन्ड पेयर्स शेयर होते हैं, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, 2 एटम्स आए अब एक दूसरे के पास और उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है। जैसे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ये आपके सामने ही है। तो इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे के पास आए, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर लिए, जैसे यहाँ पर किए हुए हैं। अब देखें दोनों के पास 8 हो गए। पहले वाले के पास भी 8 हैं, गिन लें, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये वाले शेयर करेगा और ये यहाँ से वाले शेयर कर लेगा, यानी कि 8 हो गए पूरे। तो इसको डबल बॉन्ड को इस तरह से हम ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 बॉन्ड पेयर जिन्होंने शेयर किए हुए हैं, एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड पेयर शेयर किए हुए हैं और इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड पेयर शेयर किए हुए हैं। बॉन्ड पेयर हमने पीछे पढ़ा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो बॉन्ड बन जाता है, तो उसको हम एक बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, डबल लाइन बिटवीन दीज एटम। तो डबल लाइन लगा के हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। द मॉलिक्यूल्स लाइक O2 गैस एंड इथीन सच एज डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो अब देखें इथीन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 कैसे होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने एक एक चीज़ डिस्कस की हुई है कि उसके जो ग्रुप नंबर है उस हिसाब से। अच्छा ये देखें कि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर शेयर हुए हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। अब हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर शेयर होंगे, ठीक है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, तो 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 3 सिमिलर लाइंस आर, इनको 3 लाइनों के साथ ज़ाहिर किया जाता है। एक आपने याद कर लिया तो आपको सारे याद हो जाएंगे, डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सारे। इसमें एग्जांपल दे देंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है। तो इन्होंने 3 शेयर कर लिए, तो अब सब के अंदर हो गए 8, 2 साइड वाले और 6 इधर, ये वाले 6 ये शेयर किए हुए हैं, ये दोनों ही शेयर करेंगे, ठीक है। वो भी इनको शेयर करेगा, दूसरा भी शेयर करेगा। तो एक यहाँ पर लॉन पेयर, लॉन का मतलब होता है अलोन, अलोन से समझ लेने निकला है, जो अकेला है। लॉन का मतलब, अलोन का मतलब अकेला और पेयर का मतलब जोड़ा। तो ये जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अकेला है, ये लॉन पेयर है, ठीक है। और ये जिन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं ये बॉन्ड पेयर हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और उसको हम N2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास इथाइन का, C2H2। बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम अटेन द ऑक्टेट आर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हर कोई अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है या अपने करीबी जो गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाहता है। तो ये जो डॉट्स क्रॉस हम लगाते हैं, ये हकीकत में लीविस स्ट्रक्चर होता है, लीविस स्ट्रक्चर, डॉट क्रॉस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। तो ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, असल में ये जो आपको 5 नज़र आ रहे हैं ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको हमने डॉट्स के साथ ज़ाहिर किया हुआ है और ये क्रॉस के साथ ज़ाहिर किया। इसको हम लीविस स्ट्रक्चर कहते हैं, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ये वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डॉट्स भी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं कि ये जो डॉट्स हैं ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, ये क्रॉस क्या ज़ाहिर कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर कर रहे हैं और ये लीविस जो साइंसदान था उसने ये बताया था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जी तो आगे हमारे पास है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पता नहीं क्या होता है या ये दोनों एक ही हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एक ही चीज़ है। इसके अंदर अब ये होता है कि जो एक हमारे पास होता है ना एटम, एक एटम जो होता है वो कंप्लीटली अपना एक बॉन्ड पेयर दूसरे एटम को दे देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, डोनेट का मतलब खैरात कर देना, दे देना किसी चीज़ को। तो एक जो एटम है वो अपना बॉन्ड पेयर मुकम्मल दे देता है। ठीक है, इज़ ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये जो डेटिव कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये एक टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की ही, जिसके अंदर इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। ये डोनेट किया जाता है एक एटम से, एक एटम अपना बॉन्ड पेयर कंप्लीटली डोनेट कर देता है। ठीक है, द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड डोनर। अब जो देता है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसको कहते हैं डोनर, और जो लेता है एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, जो लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। स्मॉल एरो, एक छोटी सी एरो ज़ाहिर की जाती है, यूजुअली यूज टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड। तो उस पेयर को ज़ाहिर करने के लिए एक छोटी सी एरो ज़ाहिर की जाती है। द हेड ऑफ एरो इज़ टूवर्ड द एक्सेप्टर। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ वो हेड जो एरो है वो लगाई जाती है। अब देखें यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। ये है हमारे पास अमोनिया। ठीक है, ये है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया जो N होता है, सोडियम होता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसने अपने टोटल करके 8 बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसने 8 बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन से लिए हुए हैं, और इसका ये जो है ना ये है लॉन पेयर। ये क्या है? लॉन पेयर। अब इसने अपना लॉन पेयर कंप्लीटली डोनेट कर देना है किसी भी एटम को। अब यहाँ पर ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर ये प्रोटॉन है, इस पर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हों। ये जो सोडियम है, ये जो N है, नाइट्रोजन है, अब इसने अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है, जो अजाफी है, जिसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये कहता है कि भाई आप ले लें। ठीक है, आप ले लें, ये जो लॉन पेयर है ये आप ले लें। कंप्लीटली डोनेट कर दिया। तो ये जो H है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। जिसने दिए हैं उस उधर से एरो दूसरे के साथ एक्सेप्टर की तरफ जाएगा। ये डोनर है, ये डोनर है। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये डोनर है, और जिसने एक्सेप्ट किए हैं ये है एक्सेप्टर। ठीक है, ये एक्सेप्टर है। और सबसे अहम बात ये, आपने पॉजिटिव चार्ज लाजमी लगाना है, क्योंकि ये प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये प्रोटॉन था, H पॉजिटिव था इसके ऊपर, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में देखा कि एक जो एटम है वो कम्प्लीटली लॉन पेयर डोनेट कर देता है। ठीक है, बॉन्ड का पेयर डोनेट कर देता है दूसरे एटम को। तो जो देता है वो होता है डोनर, डोनेट करने वाला डोनर, और एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर। ये एक एग्जांपल हो गई। अब दूसरी एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं कि बोरोन जो है इसके वैलेंस शेल में फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक
ठीक है, 2 2 4 और 2 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन होने चाहिए 8, इसको 2 चाहिए। और ये जो है इसके वैलेंस शेल में देखें 2 2 4 2 6 और 8, लेकिन ये जो है एक अजाफी है, ठीक है, इसका लॉन पेयर है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो ये दे भी दे तो इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये क्या करेगा कि ये BF3 को दे देगा, ठीक है। इसने जब दिया तो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो दे रहा है उसके ऊपर एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन नहीं था। तो अमोनिया जो है उसने BF3 को दे दिया इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, ये आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लिखनी है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक जो एटम है वो कम्प्लीटली डोनेट कर देता है बॉन्ड पेयर, जो देता है वो डोनर, जो लेता है वो एक्सेप्टर, और एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नॉन बॉन्डेड पेयर है। नॉन बॉन्डेड पेयर है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। पेयर का मतलब जोड़ा, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लाइक वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये अमोनिया है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का, विच इज़ कॉल्ड लॉन पेयर, जिसको हम लॉन पेयर कहते हैं। क्योंकि ये अलोन होता है, ये अकेला होता है, इसको लॉन पेयर कहते हैं। इसने किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया होता। व्हेन ए प्रोटॉन, जब एक प्रोटॉन H पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है, ठीक है, अप्रोचेज ए मॉलिक्यूल विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉन पेयर इज़ डोनेटेड टू H पॉजिटिव। तो ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो लॉन पेयर जो है नाइट्रोजन ये इसको दे देता है। एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म, तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब एक इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ये वाला सवाल पूछा हुआ था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो जब एक जो एटम है वो कम्प्लीटली बॉन्ड पेयर डोनेट कर देता है और बॉन्ड बनाता है तो उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अमोनियम रेडिकल, तो NH4 बन जाता है। ये आप देख सकते हैं NH4 बन चुका है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये है और ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। अब दूसरी एग्जांपल है हमारे पास BF3, BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड इसको कहते हैं। इसके पास इसके वैलेंस शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन, बोरोन के वैलेंस शेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो 3 दूसरों से लेता है तो इसके पास बन जाते हैं 6। अब इसको एक पेयर चाहिए होता है, 1 फ्रॉम ईच 3 फ्लोरीन एटम्स, द बोरोन एटम्स इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोरोन जो है ये फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेता है लेकिन फिर भी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने 8 तो पूरे करने ही करने हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। तो जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है मॉलिक्यूल विद लॉन पेयर, तो इसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है, ठीक है, तो इट एक्सेप्ट्स लॉन पेयर फ्रॉम द डोनर एंड फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो BF3 है ये डोनर से एक लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। द लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है, मेक्स इट ए गुड डोनर, तो ये इसको डोनर बनाता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है जो उसको एक गुड डोनर बनाता है, वो प्रोटॉन को भी अपना लॉन पेयर दे रहा है और ये BF3 को भी अपना लॉन पेयर दे रहा है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये था हमारा जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इफ़ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, अगर तो कोवलेंट बॉन्ड 2 सिमिलर एक जैसे एटम्स के साथ मिलके बना है, जैसे HH या CL, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे होमो एटम्स। होमो मतलब सेम तरह के एटम से मिलके बना है कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या होगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर उन्होंने शेयर किया है वो दोनों एक ही तरीके के साथ उसको अट्रैक्ट करेंगे। जितना H अट्रैक्ट कर रहा है
उतना ही ये देखें, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दोनों अपना ये जो बॉन्ड पेयर है इसको इक्वली फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर दरमियान में रहेगा, इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब दो एक तरह के एटम्स मिल के कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल देख लेंगे। दी दीज बॉन्ड्स आर फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनके दरमियान इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। दी टू बॉन्डिंग एटम्स, अच्छा जी, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है। इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन के जोड़े के दरमियान। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। प्योर कोवलेंट बॉन्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं, होमो एटम से मिलके बनते हैं। जो बॉन्ड पेयर होता है वो दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हो रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर H2 और Cl2 के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, अब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बन जाता है H के दरमियान और Cl के दरमियान, ठीक है। अब H के दरमियान इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। जब ये दोनों आपस में बना लेंगे, क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उस साइड पे इंक्रीज़ होती है, तो इसकी इंक्रीज़ है ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो क्लोरीन बॉन्ड पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब क्लोरीन अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये हेट्रो एटम्स है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, दो डिफरेंट तरह के एटम्स बनेंगे तो देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पेयर है जो दरमियान में बना है बॉन्ड का पेयर, विल नॉट अट्रैक्टेड इक्वली, तो दोनों इक्वली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वन एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली, एक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा देन दी अदर, दूसरे से दूसरा कम उसको अट्रैक्ट करेगा। दिस एटम विल बी कॉल्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। वैन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अनइक्वल अट्रैक्शन होती है, एक कम पकड़ रहा है उसको, एक ज़्यादा पकड़ रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है बिटवीन सच एटम्स। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज़ 1, तो अब जो हाइड्रोजन है इसकी और इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान 1 का डिफरेंस है। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ ग्रेटर फोर्स, तो जो क्लोरीन है ये ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन के पेयर को, शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये जो शेयर्ड पेयर है ना, ये वाला, ये क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और देखें हाइड्रोजन की तरफ कम है, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। क्लोरीन की तरफ ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ए पार्शल नेगेटिव चार्ज इज़ देयर फॉर क्रिएटेड ऑन क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। पार्शल नेगेटिव चार्ज को हम ये डेल्टा नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है। जो ज़्यादा बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जो कम करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 और क्लोरीन की 3.2, तो 1 का डिफरेंस आ गया, ठीक हो गया। इट क्रिएट्स पार्शली पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इज़ कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो भाई अब पोलैरिटी आ गई, एक पर पोलैरिटी आ गई, एक पर पार्शल पॉजिटिव है, एक पर पार्शल नेगेटिव है। क्लोरीन की 3.2 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की 2.2 है। तो जब इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया तो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस होगी, तो इसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे,
डेल्टा, ये जो है ना, ये डेल्टा इसको कहते हैं। साइन इंडिकेट्स दी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को ज़ाहिर करता है। डैट इज़ डेवलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग, जो अनइक्वल शेयरिंग हो रही है ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, एक ज़्यादा बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो अनइक्वल की वजह से ना ये डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे HF है, F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा बॉन्ड पेयर को। इसी तरह क्लोरीन ज़्यादा खींचेगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं पोलर? क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वेदर केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और कोवलेंट इन नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और कौन आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ए बॉन्ड, एक जो बॉन्ड है फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एलिमेंट्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर आयोनिक इन नेचर। ऐसे बॉन्ड जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बनते हैं वो आयोनिक होते हैं नेचर के अंदर। जिनके दरमियान हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, तो वो आयोनिक होते हैं। देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम, और उनके दरमियान अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दी बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, और ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे बॉन्ड जिनके अंदर एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपेरेबल होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तकरीबन बराबर होती है, तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट इन नेचर एज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है मीथेन के अंदर, सी जो है वो 4 बना रहे हैं, H ये मीथेन है आपके पास, CH4 मीथेन को कहते हैं, 4 H लगे हैं, तो ये जो है इनके दरमियान कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, और अमोनिया के अंदर जो NH3 एक इसको कहते हैं अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान वो भी कोवलेंट है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बिटवीन दी टू एलिमेंट्स इज़ मोर देन 1.7, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड विल बी आयोनिक बॉन्ड। अब ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इफ़ इट इज़ लेस देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, तो वो फिर गाल्बन कोवलेंट बॉन्ड होगा। 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और 1.7 से कम डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2 एटम्स के दरमियान, तो फिर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो है, मेटालिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स। तो मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें एटम्स के, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इधर उधर गर्दिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है,
तो उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये ऐसा बॉन्ड है जो मेटल एटम्स के दरमियान बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेटल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बड़े मशहूर हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। The different properties shown by metals such as high melting point and boiling point, good conduction of heat and electricity, hard and heavy nature। तो जो मेटल्स हैं ये इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हरारत और रोशनी, हरारत और बिजली के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि बिजली को अपने अंदर से गुजरने दे देते हैं। हार्ड एंड हैवी नेचर के होते हैं बड़े और उसके बाद सुजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स, और डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग होती है इनके दरमियान। इन केस ऑफ मेटल्स के केस में द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज़ वीक। अब जो मेटल है इसके अंदर क्या होता है, वो कहना चाह रहे हैं कि मेटल के अंदर जो हमारा है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस उनको अच्छे से उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मेटल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, न्यूक्लियस का कंट्रोल भी वीक होता है इनके ऊपर, तो इसलिए ये इधर उधर गर्दिश करते रहते हैं। और क्योंकि बिकॉज द लार्ज साइज एटम ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जब शेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, लार्ज डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल नहीं होगा उन इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागते रहेंगे, कोई कंट्रोल नहीं न्यूक्लियस का, ठीक हो गया। फर्दर मोर मज़ीद बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज़ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, और लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली लूज़ हो जाते हैं, वो अपनी टेंडेंसी, जो न्यूक्लियस है जब उसका कंट्रोल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर भी जा सकते हैं एटम से। द रिजल्टेंटली नतीजे के तौर पर दीज लूज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम मूव फ्रीली इन स्पेसिस बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल, तो ये एटम्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं मेटल के अंदर उसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं। नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज़ अटैच्ड टू एनी पार्टिकुलर एटम, तो ये किसी पार्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं होते बल्कि वैसे ही मूव करते रहते हैं। इधर दीज बिलोंग टू ए कॉमन पोल आर बिलोंग टू ऑल एटम्स ऑफ द मेटल, या तो ये किसी कॉमन पोल के साथ अटैच होते हैं या फिर ये सारे एटम्स के साथ ही ये बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियाई जो है ये न्यूक्लियस की जमा है, ठीक है, न्यूक्लियस एक और न्यूक्लियाई ज़्यादा न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, जो मेटल एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, अपीयर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसके अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर होता है उसके अंदर ये सबमर्ज होते हैं न्यूक्लियाई। These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metal together। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल का मतलब होता है फ्री, घूमने वाले इधर उधर, मोबाइल का मतलब मुतहर्रक हरकत करने वाले। ये जो हरकत करने वाले मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं आर रिस्पॉन्सिबल, ये ज़िम्मेदार हैं फॉर होल्डिंग, पकड़ने के लिए, दी एटम्स ऑफ मेटल्स के एटम्स को पकड़ के रखने के लिए ये ज़िम्मेदार हैं, फॉर्मिंग मेटेलिक बॉन्ड, और फिर ये बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल के एटम्स को पकड़ के रखते हैं और फिर बॉन्ड बना देते हैं। ए सिंपल मेटेलिक बॉन्ड इज़ शोन इन फिगर। अब आगे डायग्राम की मदद से हम सारा इसको समझेंगे, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, असल में ये न्यूक्लियस है, और ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे एटम्स हैं, और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये पकड़ के रखते हैं न्यूक्लियस के एटम्स को। और आप देख सकते हैं द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ कॉपर वायर। अब जो कॉपर की वायर है वो कुछ इस तरह से होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, शोइंग इट्स पॉजिटिव न्यूक्लियाई। ये जो पॉजिटिव हैं ये न्यूक्लियाई हैं, इमर्ज्ड इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये एक समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, उनके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस घूम रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग मेटेलिक बॉन्ड, और यहाँ पर एक आपका मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है।
ठीक है। तो ये था मेटेलिक बॉन्ड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल्स के जो एटम्स हैं उनको पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी फोर्सेस जो एटम्स को कंपाउंड के अंदर पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं एटम्स को किसी कंपाउंड के अंदर पकड़ के रखती हैं, उनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। इन एडिशन दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स होती है, ठीक है। ये HCl के दरमियान एक मेटेलिक यानी कि आपकी केमिकल फोर्स है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, और ये भी एक मॉलिक्यूल है, HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये HCl का तीसरा मॉलिक्यूल है। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक वीक फोर्स होती है, वो इनको पकड़ के रखती है। तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का। इंटर का मतलब दरमियान, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल के, ठीक है। मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये वीक फोर्सेस होती हैं। वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स which called intermolecular forces. The bonding and intermolecular forces are hydrochloric acid are shown in figure. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है, जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये एक इनके दरमियान ये केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल के दरमियान में केमिकल बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर, और दो मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जॉल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब इन मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए हमें 17 किलो जॉल की एनर्जी चाहिए, फिर ये अलग हो जाएंगे। बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू गैस, इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। वेयर एज जबकि अबाउट 430 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और 460 चाहिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, ये जो है ना इसको तोड़ने के लिए 430 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के दरमियान, इसको ये वीक है ना, क्योंकि वीक हैं तो इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, और ये HCl के तोड़ने के लिए, H को अलहदा करने के लिए, Cl को अलहदा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि 430 किलो जॉल पर मोल है, और ये जो है इसको सिर्फ 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए एक मोल को तोड़ने के लिए इसके। अब डायपोल इंटरेक्शन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डायपोल इंटरेक्शन, ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाती हैं। आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ये इलेक्ट्रिकल होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल होती हैं। दे रिजल्ट from the attractions of opposite charges which may be temporary or permanent। ये रिज़ल्ट होते हैं, ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं ये रिज़ल्ट होती हैं अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्जेस, ये अपोजिटली चार्जेस की अट्रैक्शन का रिज़ल्ट होती हैं, जो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अब दो एटम्स के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग होगी, यानी कि H है और यहाँ पर हमारे पास है Cl, तो Cl ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को, और H जो है वो कम खींचेगा, ठीक है। अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव, तो एक को स्लाइटली पॉजिटिव बना देंगे और एक को स्लाइटली नेगेटिव बना देंगे, अदर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ड्रान टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। एटम इट इज़ पार्शली नेगेटिवली चार्ज एज क्लोरीन इन हाइड्रोजन, द अदर एंड ऑटोमेटिकली बिकम पार्शियल पॉजिटिव, तो दूसरा जो है वो पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। ये H है, ये Cl है, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। When partial positive and partial negative charges exist
एट डिफरेंट पोजीशन। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्जेस हैं जब वो डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, इन मॉलिक्यूल द एडजेसेंट मॉलिक्यूल, तो जो मुतलका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स विल अरेंज देमसेल्व्स, तो वो मुतलका मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा, इन सच ए वे, इस तरह से, दैट नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स नियर टू पॉजिटिव एंड, तो जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव एंड के पास आ जाएगा। इट रिजल्ट्स, इसके नतीजे में, इन ए नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक नेट फोर्स डेवलप होगी इन ओपोजिट चार्जेस के दरमियान में, इन मॉलिक्यूल्स में। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, तो इसको हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन करेंगे। इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से यहाँ तक है, और पीछे जो है ग्लोसरी में वो ज़्यादा अहम है, और ये भी आपने बनानी है कि HCl है, H जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से अपने आप को करेगा अरेंज के जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव के पास आ जाएगा, इस तरह से देखें, ठीक है। ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है कि एक डायपोल मॉलिक्यूल है, उसके दरमियान जो अट्रैक्शन हुई है वो है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगली क्लासेस में भी आपके काम आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये हाइड्रोजन इसके अंदर होता है। हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं? हैलोजेन्स हैं, ठीक है। फैसल BRI फैसलबरी, ठीक है, जो हमने पीरियडिक टेबल वाले लेक्चर में किया था, फैसलबरी, ये हैलोजन है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन जो है ये मोर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मिलेगा तो इनके दरमियान मिल के ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहली बात तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, बड़ी अहम है। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसके अंदर यूनिक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये जो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव हाइड्रोजन एटम बॉन्डिंग टू ए स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये एक हाईली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है विद लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनके साथ ये अटैच होता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर atom becomes polar enough to create partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on other atom। अब देखें, हाइड्रोजन जब किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और जो दूसरा है एटम उसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। सो द पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स ए बॉन्ड विद द पार्शली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और एक के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं। द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स ए बॉन्ड विद द पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और एक बॉन्ड बना देता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, हाइड्रोजन जो है इसने कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अट्रैक्ट करना है, उसके साथ बॉन्ड बना लेना है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब यहाँ पर बनी हुई है। वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बनानी है। वाटर को इस तरह से लिखें, ठीक है, H इधर लगा दें, O इधर और H दूसरा H इधर।
अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे एच के साथ, ये ओ है तो इसने एच के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसी तरह ये ओ और एच इधर, इस ओ ने फिर आगे वाले एच के साथ बना लिया। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस लगाते जाना है। और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है ब्लू लाइन, ठीक है, ब्लू लाइन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है जो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ है। तो इसके बाद आपने ये बना दें, तो ये आपका मिसाल एग्जांपल होगी ये वाली, और ऊपर वाली डेफिनेशन होगी। तो ऊपर ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आप लिख दें तो बेहतर है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर फ़र्क पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड आर अफेक्टेड ग्रेटली, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 सेंटीग्रेड, डैट ऑफ अल्कोहल, जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है कि 100 सेंटीग्रेड पर पानी जो है ये बॉयल हो जाएगा। और जबकि जो अल्कोहल है ये 78 सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है। तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसलिए ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसको मजबूत बना रहा है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। द इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ, अब जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तैरती है, ठीक है। जो डेंसिटी है आइस की डेंसिटी, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे पूछा भी गया है आपके एक्सरसाइज के अंदर। जो आइस की डेंसिटी है वो 0 सेंटीग्रेड होती है, इज़ एट 0 सेंटीग्रेड 0.917 इतनी होती है जी इसकी आइस की डेंसिटी, डेट इज़ लेस देन वाटर एट 0 सेंटीग्रेड पर। इन लिक्विड स्टेट वाटर मालिक्यूल्स मोर रैंडमली, लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर की जो मालिक्यूल हैं वो रैंडम होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा एक जगह पर टिके नहीं होते। हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब हम वाटर को जमाते हैं, फ्रीज़ करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी कि उसकी बर्फ़ बना रहे होते हैं, द मालिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स, तो मालिक्यूल जो है ना वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म डैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर, तो फिर उनका एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मालिक्यूल्स डैट रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये जो प्रोसेस है, वाटर मालिक्यूल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं जब वो फ्रीज़ हो रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को ये नतीजा बनता है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से फिर बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती हुई नज़र आती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, अब इनकी नेचर क्या है बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ की, ये जी हमारा बिल्कुल लास्ट पर है, लास्ट वाला 4.6, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जड आइंस, ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जड आइन से बनते हैं। जैसे ये सोडियम है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आइंस हैं ये आपस में मिलेंगे तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम है ये क्लोरीन है नेगेटिव, और ये सोडियम है, सोडियम ने क्लोरीन को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। तो ये क्यूब बना हुआ है, इस तरह से बनाते हैं क्यूब। पहले ये लाइन लगाएं, फिर इसके ऊपर एक डब्बा लगा दें, ठीक है। अब इनको मिला दें ऐसे, ये मिला दिया, यहाँ पर लगा दें क्लोरीन, दरमियान में यहाँ पर लगा दें सोडियम, और फिर यहाँ पर क्लोरीन। ये डब्बे को यहाँ पर भी प्लस का निशान बना दें, हर डब्बे में प्लस का निशान बना दें, ठीक है। इस तरह से प्लस का बनाते जाएं, ठीक है, सब में प्लस का बनाना है। तो ये इस तरह का कुछ आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। क्यूब बनाएं और उसमें प्लस का निशान लगा दें, दरमियान में रख दें जी आप क्लोरीन, और बाकी चीज़ों पर इधर सोडियम लगा दें, ठीक है।
तो ये क्यूबिक शेप का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आयोनिक कंपाउंड जो हैं ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जड आयन से बनते हैं। थस दे कंसिस्ट ऑफ आयन्स एंड नॉट मॉलिक्यूल्स। तो ये आयन्स पर मुश्तमिल होते हैं। दीज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जड आयन्स आर हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड आर क्रिस्टल फॉर्म। तो ये आपस में सॉलिड स्टेट में होते हैं या क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इनके दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो आपस में अट्रैक्ट करते रहेंगे ना, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक फोर्स बन जाएगी इनके दरमियान। द ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन इन सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज शोन इन फिगर। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। अब इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ये मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन जिनकी जो एक अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, लेकिन ये पिघली हुई हालत में या सोल्यूशन की हालत में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे देते हैं। जैसे नमक है, वैसे नमक होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन जब हम उसको किसी पानी के अंदर डाल के हल करेंगे अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड सारे ही ऐसे करते हैं। एक तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, दूसरा ये पिघली हुई हालत में या सोल्यूशन की हालत में ये करंट गुजारते हैं, अपने अंदर से गुजारने देते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं। सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 सेंटीग्रेड। 800 सेंटीग्रेड पर जो नमक है वो पिघल सकता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट 1413 सेंटीग्रेड। एज आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आयन से मिलकर बनते हैं। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है और इनके अपोजिटली चार्जेस के दरमियान। तो इसलिए इनको ब्रेक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा क़ुव्वत चाहिए होती है। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, ठीक है, गर्म करके तोड़ना। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर स्ट्रॉन्ग कमज़ोर होंगे तो जल्दी चले जाएंगे ऊपर, उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा जी, लास्ट पर है जी, दे डिज़ोल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व होते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर पोल्स बनते हैं, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस तरह के सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर जो है ये पोलर सॉल्वेंट है। वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डैट वीकन्स दी अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ठीक है। तो ये आसानी के साथ पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, जैसा कि वाटर वगैरह है। उसके बाद ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं और इनकी थोड़ी बहुत नेचर है। कोवलेंट कंपाउंड्स, द कोवलेंट कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का हमें पता है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आयन से बनते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। A covalent bond is generally regarded as weaker than ionic bond। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ये वीक होता है, कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है आयोनिक बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more नॉन मेटल्स। जो कोवलेंट बॉन्ड है ये 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल से मिलके बनता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद ये ग्लूकोज है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड। तो जो लोअर मॉलिक्यूलर मास होते हैं जिनका, जैसे हाइड्रोजन हो गया या इसी तरह के हो गए कोवलेंट कंपाउंड्स, तो उनका जो वो गैसेस होते हैं और उनका लोअर बॉइलिंग लिक्विड होते हैं वो। कॉन्ट्रेरी, इसके मुतजाद, इट हायर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बड़ा हाई होता है तो वो हमारे पास सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े लो होते हैं, ठीक है।
अगली बात जी कि दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये बैड कंडक्टिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं। द कंपाउंड्स हैविंग अ पोलर करैक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये जो कंपाउंड्स हैं पोलर करैक्टर इन देयर बॉन्डिंग, जो हमारे पास पोलर कंपाउंड्स होते हैं जब उनको पोलर सॉल्वेंट्स में डाला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे देते हैं, अदरवाइज़ ये बैड कंडक्टर होते हैं। दे आर यूजली इनसोलुबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते, बट दे आर सोलुबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन। ये नॉन पोलर एक्वस सॉल्वेंट्स में हल हो सकते हैं, नॉन एक्वस में। लार्ज मालिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल। जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं 3 डायमेंशनल, वो कोवलेंट क्रिस्टल बना देते हैं। विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। जो क्रिस्टल बड़े स्टेबल होते हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और फिर उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, उनका वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट क्रिस्टल बना देते हैं। आगे जी नॉन पोलर एंड पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, पहले डिस्कस किया जा चुका है कि पोलैरिटी इन केमिकल बॉन्ड इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। जो पोलैरिटी है इन केमिकल बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी है वो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है। ऑन द पाउलिंग स्केल, पाउलिंग साइंसदान था, उसने एक स्केल दिया। फ्लोरीन हैज़ बीन गिवन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वैल्यू 4। जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। द वैल्यू फॉर अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड रिलेटिव टू इट। अब जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिहाज से हम मालूम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स डिफ़र टू सम एक्सटेंट। जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ डिफरेंट है। जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, अब देखें कि जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। नॉन पोलर जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, जबकि जो पोलर हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, जबकि पोलर हो जाते हैं। पोलर वो होते हैं जो डिफरेंट तरह के एटम से मिल के बने होते हैं। सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड, लेकिन उनका जब एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है, एक्वा का मतलब होता है पानी, जब उनको पानी के अंदर डाला जाता है तो एक सोल्यूशन बन जाता है, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एज रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर। क्योंकि जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड क्या करते हैं जी? तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं देयर प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कोवलेंट कंपाउंड्स जैसी ही होती हैं। एज न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो 2-3 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस इन कंपाउंड्स के अंदर, उन्होंने एक बॉन्ड पेयर को शेयर किया होता है। देयर फार दे डू नॉट फॉर्म आइंस इन वाटर। तो इसलिए ये आइन नहीं बना पाते ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर। और इनकी जो कोवलेंट नेचर है उसकी वजह से दे फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूशन बनाते हैं, लेस सोलुबल इन वाटर, और वाटर में ये कम ही सोलुबल होते हैं। यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद ए डाइपोल। ये सख्त होते हैं, एक रिजिड डाइपोल इनके अंदर होता है। रिजिड कंपाउंड्स होते हैं एक डाइपोल के साथ। उसके बाद मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं कि जो मेटल हैं ये मेटेलिक लस्टर बनाते हैं। दे शो मेटेलिक लस्टर, बड़ी चमक शो करते हैं। दे आर यूजुअली मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल एंड डक्टाइल से मुराद इनको पकड़ के तारें भी इनकी बनाई जा सकती हैं, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। मेलेबल का मतलब होता है किसी की चीज़ को शीट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मेटल्स को जब शीट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी कहते हैं
किसी चीज़ को वायर्स की फॉर्म में डक्टाइल कर देना, उसकी लंबी सारी वायर बना देना, ठीक है। मेटल जो हैं वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, ये मेटेलिक लस्टर रखते हैं, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दे बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये केटाइन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, एम पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के अंदर बड़े मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी के साथ ये पास होने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये हुआ कंप्लीट।